हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफर, आपके सफलता का सफर। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन्स है, द फिजिकल डिवीजन्स ऑफ राजस्थान, उसमें हम जिसके आधार पर, जिसके बेस पर ये फिजिकल डिवीजन या ये भौतिक विभाजन किया जाता है, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक, द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अरावली पर बात कर रहे हैं। हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अरावली के जो क्या कहते हैं, एक जनरल फैक्ट्स जो होते हैं, जो हमें सामान्यतः पता होने चाहिए, वो सब कुछ हमने कर लिया है। अब आज हम इस वीडियो में हम अरावली जो है उसका विभाजन या द डिवीजन ऑफ अरावली जो है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपने ने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए, मैपिंग की हेल्प ली और बहुत अच्छे से समझ लिया कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस प्रकार से है। हमने समझ लिया कि अरावली को दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। द साउदर्न अरावली, मिडिल अरावली एंड द नॉर्दर्न अरावली, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने कहा था अभी एक एक को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? साउदर्न अरावली को पकड़ेंगे पहले, उससे पूछेंगे बता भाई तुझमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मिडिल अरावली पाएंगे और उसके बाद में उत्तर अरावली या नॉर्थ अरावली जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से अरावली से अपने ले सकते हैं या जिन पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं अपने एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। दूसरी बात, जो अरावली के दर्रे या द पासेज ऑफ अरावली है, उसका वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा। दो टॉपिक अभी अपने ने साइड में किए हुए, आपको अच्छे से ध्यान होगा। एक कौन सा? वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो राजस्थान की वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, जल संरक्षण विधियां, और अरावली के दर्रे, द पासेज ऑफ अरावली, उस पर अलग से दो वीडियोस लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने उनको बीच में एक बार नहीं लाएंगे। हालांकि नोट्स में, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए, अब आप कहोगे नोट्स कहाँ प्रोवाइड करवाएं, तो भाई सिविल प्रिपरेशन बीकानेर नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने ये नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में है नोट्स हालांकि, ठीक है, देख लेना आप। लेकिन उनमें इन टॉपिक्स के बारे में जिक्र जरूर मिलेगा, ठीक है। अरावली के दर्रों के बारे में आपको नोट्स में जरूर मिलेगा, लेकिन डिटेल में डिस्कशन अलग वीडियो में होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से आगे बढ़ के वही मैपिंग से स्टार्ट करेंगे चीज को। के बाद में वही नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स में वर्ड टू वर्ड चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और विद डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। अरावली, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता चल चुका है कि अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में अब तो आपको एकदम रट चुका है, ठीक है। आप खुद ही बोलना शुरू कर दोगे कि सर यहाँ जयपुर को कवर करना है, फिर अजमेर को कवर करना है, राजसमंद को कवर करना है और सिरोही को कवर करना है, लेकिन सिरोही का थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी भाग साइड में रख देना है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर यहाँ से उदयपुर को कवर करना है, राजसमंद से होते हुए अजमेर की तरफ विस्तार को कम करना है, फिर वापस जयपुर, दौसा और अलवर को इस तरीके से कवर करना है। और ये अरावली का एक्सटेंशन हो जाएगा कहाँ? राजस्थान के अंदर। तो ये जो है बेसिकली अरावली जो है वो राजस्थान में अवस्थिति है, किसकी? अरावली की, ठीक है। मुख्यतः मेनली कितने इसमें जिले आते हैं, तो आपको एकदम दिमाग में एकदम छप चुका है कि सर इसमें 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से अरावली में स्थित हैं। जो भी दक्षिण में कौन कौन से हो जाएंगे, तो दक्षिण अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, मध्य अरावली में सर अजमेर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर अरावली में जयपुर हो जाएगा, ठीक है, दौसा हो जाएगा और अलवर हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसी के आधार पर ही हम राजस्थान में भौतिक विभाजन करते हैं। अरावली के पश्चिम का जो राजस्थान है, हमने जल्दी से देखते हैं। पश्चिम का राजस्थान जो है वो राजस्थान का डेजर्ट पार्ट है, मरुस्थलीय भाग है। यहाँ खारे पानी की सॉल्टी वाटर जो है लेक्स पाई जाती है। जो खारे पानी की झीलें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अरावली के पश्चिम में जो राजस्थान है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी यहाँ खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ठीक है। जैसे डीडवाना हो गई, पंचपदरा हो गई, ठीक है। और एक अरावली क्षेत्र में ही मान लीजिए, या फिर अरावली से थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे, इधर एकदम पश्चिमी सीमा पर सांबर होगी। इसके बाद में भाई एक चीज और, कि अरावली के पश्चिम में जितनी भी राजस्थान से नदियां निकलती है, सभी जल लेकर कहाँ जाती है? अरेबियन सी को जाती है, अरब सागर को जाती है।
सेम ऐसे ही अरावली के पूर्व में या ईस्ट में आए तो राजस्थान का कौन सा पार्ट आ जाएगा, नॉन डेजर्ट पार्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा, नॉन डेजर्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, खारे पानी की तो इधर मुख्यतः कैसी, मीठे पानी या फ्रेश वाटर लेक्स आ जाएगी, मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक्स आ जाएगी। और सेम वही अगर नदियों में की बात करें तो इधर क्या है भाई, ऐसे यहाँ से निकलने या अरावली के पश्चिम में जो नदियां स्थित है वो अरब सागर या अरेबियन सी को जल लेकर जाती है, पानी लेकर जाती है। अरावली के ईस्ट में या पूर्व में जो नदियां हैं वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल को जो है जल लेकर जाती है। और इसी वजह से अरावली को राजस्थान का हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, वाटर या वाटर डिवाइडिंग या वाटर डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, या वाटर डिवाइडिंग रेंज इसे हम बोलते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, अभी थोड़ा सा आपको याद दिला दिया मैंने। ठीक है, अब अपने अरावली की थोड़ी, ठीक है, ये जो राजस्थान में अरावली है, ये जो राजस्थान में अरावली का विस्तार है वो इस मुख्यतः इस तरह से है। ठीक है, संपूर्ण अरावली का अगर विस्तार देखोगे, संपूर्ण अरावली का अगर विस्तार देखोगे तो पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। लेकिन राजस्थान, राजस्थान में अगर हम इसका विस्तार देखें तो इस तरीके से है, जैसे रास्ते में कोई बिल्ली खड़ी हो, यहीं से शब्द आता है कौन सा, अरवली। इसी अरवली का अपभ्रंश है भाई आडावल। ये आडावल की पहाड़ियां जो है वो मुख्यतः कहाँ, बूंदी में। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि 7 तो ऐसे जिले हैं जो संपूर्ण रूप से, जो लगभग पूरे के पूरे अरावली क्षेत्र में स्थित है, लोकेटेड है। लेकिन अरावली का विस्तार जो बिखरा हुआ है वो 13 से 17 जिलों में बिखरा हुआ है। जैसे जैसलमेर की त्रिकुट की पहाड़ी, जोधपुर की चिड़िया टूंग की पहाड़ी, जालोर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ग्रेनाइट पर्वत, ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इवन बूंदी की आडावल की पहाड़ियां। तो ये अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है भाई कि मुख्यतः कितने जिले, 7, संपूर्ण विस्तार कितना, 13 से 17 जिलों में। अगली चीज भाई, बिल्ली की तरह खड़ी है, या फिर इसे कहते हैं भाई कि सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र जो है उसकी आकृति की है। अबुल फजल भाई, जो अबुल फजल है उनको इसमें ऊंट की गर्दन नजर आई, तो इन्होंने कहा कि ऊंट की गर्दन की तरह है या ऊंट की गर्दन समान है इसका विस्तार। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये चीज भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसको अपने थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अरावली का विस्तार है। अब अपने अरावली को वापस से बनाएंगे। ठीक है, और राजस्थान में इसका विस्तार देखेंगे तो राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो दक्षिण में कहां से शुरू हो जाता है, खैर ब्रह्म, खैर ब्रह्मा की पहाड़ियां से शुरू हो जाता है। कहाँ, सिरोही से। यहाँ उदयपुर है और यहाँ राजसमंद है। उसके बाद में देखिए, राजसमंद में एक जगह है, ठीक है, कौन सी, देवगढ़। देवगढ़, ठीक है। और इसके बाद अरावली का विस्तार जो है वो मुख्यतः मिलता है कहाँ, अजमेर में। कहाँ, अजमेर में। ठीक है, इसके बाद अजमेर नागौर और जयपुर की सीमा पर झील है, कौन सी, सांभर। ठीक है, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है खेतड़ी। तो भाई खेतड़ी और सीकर में भी अरावली का विस्तार, सॉरी, झुंझुनू और सीकर में भी अरावली का विस्तार बिखरा हुआ है। उसी में से खेतड़ी है। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में है भाई। लेकिन मुख्यतः जो जिले आएंगे इधर वो कौन से होंगे, तो वो होंगे भाई जयपुर, सॉरी, जयपुर, अलवर और दौसा। ठीक है भाई, तो ये अरावली को अब आप ध्यान से देखो। यहां पर अरावली जो है वो एक तरीके से
उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में बंट चुकी है। ये जो भाग है ये है दक्षिण अरावली, ठीक है, साउदर्न अरावली, दक्षिण अरावली, ठीक है। इसमें कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर एंड राजसमंद। ये जो है सांबर से लेकर देवगढ़ के बीच का भाग, ये कौन सा हो गया? मध्य अरावली या मिडल अरावली। इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें एक ही जिला है अजमेर, जिसमें सबसे कम विस्तारित हो जाती है, सिकुड़ जाती है अरावली, फिर से विस्तार बढ़ता है। और ये जो सांबर से लेकर खेतड़ी के बीच का भाग है, ये क्या है? ये नॉर्दर्न अरावली है। ये क्या है? नॉर्दर्न अरावली। ठीक है भाई। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है जयपुर, अलवर और दौसा। एक चीज आप यहीं पर याद कर लेना, एक चीज आप यहीं पर याद कर लेना, ये जो साउदर्न अरावली है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। केवल इसकी बात करें या मैं कहूं संपूर्ण अरावली की, तो भी आपका आंसर क्या होगा? सर गुरु शिखर ही होगा। कितनी? 1722 मीटर। ठीक है। अजमेर या इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? तो आपका आंसर होगा टाडगढ़। कौन सी होगी? टाडगढ़। 933 मीटर। 933 मीटर। और ये जो उत्तर अरावली है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है रघुनाथगढ़। वो है रघुनाथगढ़। ये रघुनाथगढ़ का याद कर लेना, ये कहाँ है? ये सीकर में है। ठीक है। गुरु शिखर कहाँ है भाई? ये माउंट आबू सिरोही में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। कितनी है ऊंचाई? 1055 मीटर। पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान के अरावली की वो 10 प्रमुख पर्वत चोटियां जिनकी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई है, उनका एक घटता हुआ क्रम आपको याद दिलाया था, याद करवाया था। आपको ट्रिक याद होगी, गुरु से दे जरा अचल, आबू कुंभ रघु ऋषि कमल। ठीक है, तो पिछला वीडियो देख लेना ध्यान से भी, अगर नहीं देखा है तो। चलिए आज अपने क्या करने वाले हैं? आज अपने एक एक अरावली को वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? साउदर्न अरावली की, दक्षिण अरावली की। चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं भाई, ये सारे नोट्स हम देख चुके हैं। हालांकि तो आज अभी इसमें से तो कुछ करना है नहीं, अपने डिटेल में डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ये वीडियो देख चुके हैं। अच्छा यही, अच्छा थोड़ा सा बस आपको ये नोट्स एनलार्ज करके बता देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई इस तरीके से आपको एक डायग्राम मिलेगा और उससे आप अरावली की ये चीजें याद कर सकते हो। ठीक है। ये पूरा पालनपुर गुजरात से कहाँ, नई दिल्ली में रायसीना हिल्स तक पूरा विस्तार दिखाया हुआ है। और ये दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, ये डायग्राम से भी चीजें आप याद कर लेना नोट्स में। अपने अपने जो आज की चीजें हैं वो इससे अपने आगे बढ़ चुके हैं हालांकि। अच्छा सॉरी। ठीक है, इससे अपने आगे बढ़ चुके हैं। और आज जो अपने शुरू करने वाले हैं वो, अच्छा दर्रे अपने को बाद में करने हैं, अरावली का महत्व हो गया। आज अपने जो शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली अरावली का विभाजन करने वाले हैं, और अरावली का विभाजन जो है वो अपने दक्षिण अरावली से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक है भाई। तो अरावली में सबसे पहले अपने दक्षिण अरावली को पकड़ते हैं। और याद कीजिए कि दक्षिण अरावली में कितने जिले आते हैं? 3। तो कौन कौन से जिले आते हैं? सर आप कहोगे सर सिरोही आता है, उदयपुर आता है और राजसमंद आता है। अब इस दक्षिण अरावली को हम क्या करेंगे? इन जिलों के आधार पर दो भागों में बांट देंगे। ये हो जाएगा आबू खंड, ये क्या हो जाएगा? आबू खंड हो जाएगा। और ये उदयपुर से राजसमंद वाला जो भाग है, ये कौन सा हो जाएगा? ये मेवाड़, ये हो जाएगा मेवाड़ अरावली। ये कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ अरावली। ठीक है। तो दक्षिण अरावली में आज अपने शुरू करने वाले हैं आबू खंड और मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली, इस आबू खंड को अलग से ले लो, अब इसको बना लो अपनी अगली छोटी हेडिंग, और आबू खंड अपने अभी करेंगे। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को? इसमें एक अपने को इस तरीके से पर्वत दिखाना है, फिर एक पठार दिखाना है, और उसके बाद इस तरीके से तीव्र ढाल की 3 पहाड़ियां दिखानी है।
क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से अपने एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा अपने करते हैं, वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं, और इस तरीके से अपने एक पर्वत दिखाएंगे, इस तरीके से एक ढाल बनेगा, और इस तरीके से तिरु ढाल की 3 पहाड़ियां दिखा दो। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके का डायग्राम है। या अपने ऐसा करते हैं, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से बनाते हैं। तो एक अपने नक्शा याद कर लो, क्या कि सिरोही के अपने नक्शे में देख लो क्या कि ये सिरोही है और इसके जस्ट इधर उदयपुर है। अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज ध्यान में रखोगे तो चीजें अपने आप दिमाग में बनती चली जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे भाई। या मैं इसको डायग्राम को इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए भाई। ठीक है, अपने को ये वाला डायग्राम बनाना है और थोड़ी सी मुझे चाहिए जगह। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, और फिर से इसको बना देता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ आपको अच्छे समझ में आए, ऐसे ही मैं हवा में बातें या घास नहीं काट दूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा यहां देखना ध्यान से। इसके बाद उदयपुर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, उदयपुर आ जाएगा। और यहाँ पर उदयपुर की एक पहाड़ियां और दर्शा देता हूं मैं, येलो कलर से, थोड़ा सा अलग कलर से दर्शा देता हूँ। बाकी पहाड़ियां अपने मेवाड़ में दिखाएंगे। तो यूं समझ लीजिए, आबू खंड में, आबू खंड जो है वो ये सिरोही वाला भाग है। ठीक है, और यहाँ क्या है, उदयपुर है। क्लियर है? अब उदयपुर में ये जो एक ऊंचा पर्वत है, ये कौन सा है भाई? ये है गुरु शिखर। तो अपना पहला पॉइंट है गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, अरावली सबसे ऊंचा पर्वत। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लेना, एक चीज और ध्यान रख लेना भाई। यहाँ पर छोटा सा अपने भारत बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, जैसा अपने को राजस्थान का नक्शा आता है, वैसे ही भारत का नक्शा भी बनाने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो भाई ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी। अब भारत में क्या है भाई, ये उत्तर में क्या है, हिमालय है। यहाँ उत्तर में क्या है, हिमालय है, लगभग इस तरीके से विस्तारित। ठीक है, और दक्षिण में यहाँ क्या है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, इस तरीके से ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलते हैं, वहां कौन सा पर्वत है या कौन से पर्वत है, नीलगिरी के पर्वत है। ये हिमालय है, ये नीलगिरी के पर्वत है। इसमें बीच में जो भारत है, इन दोनों के बीच में जो भारत है, ठीक है, इस भारत में, इस भारत के इस भाग में जिसमें हिमालय को और नीलगिरी को शामिल नहीं किया हमने, यहां पर अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो गुरु शिखर ही है। कौन सी है? वो गुरु शिखर ही है। तो आप इसको इस तरीके से याद करो भाई, क्या कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और भारत में वो भाग, भारत के भूभाग का वो भाग जो हिमालय और नीलगिरी के बीच में है, उसकी भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर को भाई कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा। क्या कहा? संतों का शिखर कहा। ठीक है भाई, अगली चीज, यहाँ दत्तात्रेय ऋषि का, यहाँ दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम हुआ करता था। आज भी इस पे आपको अच्छे से पता है भाई कि एक मंदिर है। अगर उस मंदिर की ऊंचाई को इसमें शामिल कर लें तो ये 1727 मीटर होती है, लेकिन लेकिन नेचुरल हाइट तो 1722 मीटर ही होगी। ठीक है भाई, तो ये चीजें याद रखना भाई आप, कि गुरु शिखर, ठीक है, संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, दत्तात्रेय ऋषि का यहाँ आश्रम हुआ करता था, और 1722 इसकी नेचुरल हाइट है, मंदिर को मिला के 1700, और हिमालय से नीलगिरी के बीच में भारत के इस भूभाग का सबसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये उड़िया का पठार है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये अपना दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये उड़िया का पठार है।
ठीक है, ये बैथोलिथ, ये बैथोलिथ पठार का उदाहरण है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1362 मीटर। ठीक है, अभी नोट्स में मिलेगा 1362 मीटर राजस्थान का। अच्छा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ठीक है, ये बैथोलिथ का उदाहरण है। नीचे ये डायग्राम में मिलेगा, लेकिन अभी अपने समझते हैं इसको, बैथोलिथ पठार होता क्या है। तो देखिए, ये उड़िया का पठार जो है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये किसका उदाहरण है, ये बैथोलिथ पठार का उदाहरण है। तो बैथोलिथ पठार क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। वही धरती के भूगर्भ में, मतलब जियोलॉजिकल वाले पार्ट में, ठीक है, धरती का भूगर्भ मतलब धरती की सतह के नीचे, धरती की सतह के नीचे जो लावा होता है, आपको अच्छे से पता है, उसे मैग्मा कहा जाता है। तो भाई मान लीजिए ये कोई मैग्मा का स्रोत है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ, धरती के ऊपर की तरफ आना चाहता है। ये बीच में कोई वेंट वगैरह है, ठीक है, इस तरीके से ये मैग्मा धरती के ऊपर भाई आना चाहता है, या आने के इसके रास्ते हैं। ठीक है, धरती के ऊपर जब ये आ जाएगा, धरती के भूगर्भ में, ये मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। और धरती के सतह के ऊपर जब ये आ जाएगा तो इसे अपने लावा कहेंगे। अब देखिए, अब देखिए, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के भीतर कोई ऐसी जगह हो चट्टानों के बीच में, जैसे ये गुंबदाकार जगह है, और ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा जो है वो यहाँ तक पहुंच जाए, ये मैग्मा यहाँ तक पहुंच जाए, तो इस जगह में, खाली जगह में क्या होगा, ये मैग्मा जो है वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये मैग्मा पूरा इस खाली जगह में भर गया, तो ये एक कैसी आकृति बन गई, ये एक गुंबदाकार आकृति बन गई। ये कैसी आकृति बन गई, ये एक टॉम्ब शेप, भाई टॉम्ब होता है ना, ठीक है, या गुंबद, गुंबदाकार आकृति बन गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, विद टाइम या समय के साथ अगर ये संरचना धरती की सतह पर आ जाए, विजिबल हो जाए, इसके आसपास चट्टानों का अपर्दन हो जाए, इरोजन हो जाए, तो ये एक पठार के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में लावे के जमने से जो गुंबदाकार पठारी क्षेत्र या पठारनुमा संरचनाएं बनती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ पठार कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में लावे के जमने से एक बड़ी गुंबदाकार संरचना का निर्माण होता है, तो इसे ही हम बैथोलिथ कहते हैं। और भाई उड़िया के पठार का निर्माण इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो बैथोलिथ का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा भी यहाँ पे। अच्छा, ये देखो केटू और ये सब कुछ दिया हुआ है मैंने। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नामुडे है, लेकिन यहाँ पे आप दोदा बेटा भी याद रखना, क्योंकि नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है। नोट्स में आप देख लेना, समझ जाओगे बात को। ठीक है, और ये अपने ने थोड़ा डायग्राम उल्टा ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और स्पेसिफाइड कर दिया है। अब देखो, ये अगली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये नोट्स में नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, इम्प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव किया है। कैसे किया है कि भाई अपने क्या करते हैं कि ये उदयपुर है, तो सिरोही का ये कौन सा भाग हो गया, सिरोही का ये पूर्वी भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया। और उदयपुर का कौन सा भाग हो गया, ये उदयपुर का ये पश्चिमी भाग हो गया। अभी अभी आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप आरएस के पुराने पेपर देखते हो, तो आरएस 2021 वाले प्री के अंदर शायद तक उसी में ही पूछा हुआ है कि पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियां पाई जाती है उनका क्या नाम है। हालांकि ये स्टीप स्लोप की पहाड़ियां हैं। स्टीप स्लोप का मतलब है तीव्र ढाल की पहाड़ियां। कैसी, तीव्र ढाल की पहाड़ियां। तो ये पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल की पहाड़ियां स्थित है, भाई इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें भाकर की पहाड़ियां कहते हैं, भाकर हिल्स कहते हैं। क्या नाम है इनका, भाकर की पहाड़ियां। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, लेकिन नोट्स में भी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कुछ आपको अलग से नाम पूछ ले। कैसे, कि आपसे पूछ ले, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, कि इसराना भाकर, इसराना भाकर। ठीक है, अगला पूछ ले कि रोजा भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर, या आपसे पूछ ले कि झालरा भाकर क्या है,
झालरा भाकर क्या है? तो ये तीनों जो है वो जालोर के राजस्व गांव हैं, रेवेन्यू विलेज हैं। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित क्या है, गांवों के नाम है ये। ठीक है, कौन से? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झालरा भाकर। लेकिन अकेला भाकर पूछे तो पूर्वी सिरोही में स्थित पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल की पहाड़ियां, स्टीप स्लोप हिल्स जो है वो भाकर कहलाती हैं। ठीक है, और उदयपुर में पश्चिमी भाग में सिरोही की सीमा के निकट पहाड़ियां हैं। कौन? और मगरा इससे पहले भी हमने देखा था, याद कीजिए। बालोतरा से लेके पोखरन के मध्य अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? मगरा पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। और एक मगरा यहाँ उदयपुर में भी है। और मगरा का शेर, उदयपुर वाली जो मगरा है, यहाँ मगरा का शेर किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप ये सारी चीजें आप नोट्स में पढ़ोगे और ये डायग्राम ध्यान रखोगे तो आपको एकदम दिमाग में एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अपने क्या करेंगे? इसके बाद अपने आएंगे मेवाड़ अरावली पर। और यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है मेवाड़ अरावली के लिए। ठीक है, ये डायग्राम जो है पूरा अलग से मैं बनाऊंगा। ठीक है, मेवाड़ अरावली के लिए ये जो डायग्राम है ये हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे जो पुराने पेपर में, प्रीवियस पेपर में आपने देखे होंगे, आपको यहीं पर नजर आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा अपने लाते हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पर मुझे बोर्ड चाहिए। ठीक है, बोर्ड का स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर तो अपने सिर्फ ये नोट्स रख देता हूँ मैं, और सामने आपके ये है। तो अपने टॉपिक जो शुरू हो चुका है, तो आबू खंड से अपने आगे बढ़ गए, अपने आगे मेवाड़ अरावली पर। तो मेवाड़ अरावली, ठीक है भाई। और मेवाड़ अरावली में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, लेकिन अपने थोड़ा सा नक्शे पे चलते हैं, थोड़ा सा नक्शे पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इस क्षेत्र की बात करूंगा, या फिर अपना ऐसा करते हैं कि अपना आपके सामने नक्शा ले ही आता हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेवाड़ अरावली, इसीलिए पूरा अच्छे से बता देता हूँ। अपने इसमें मेवाड़ अरावली के बहाने पूरा कौन सा एरिया पूरा कवर कर लेंगे। तो इसमें अपने ये राजसमंद वाला क्षेत्र, उदयपुर वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र और भीलवाड़ा से वाला क्षेत्र, ये जो अपने बेसिकली मेवाड़ का मैदान कहलाता है। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, ये पूरा कवर करेंगे भाई। ठीक है, अगला जो डायग्राम है वो इस क्षेत्र से बनने वाला है। सिरोही से इधर उदयपुर से शुरू करेंगे और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इसमें सबको कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले भाई अपने बनाते हैं उदयपुर। तो माना मैंने ये दिखाया आपको क्या, उदयपुर। ये जो उदयपुर है, जैसे अजमेर शहर जो है, अजमेर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र है, वैसे ही उदयपुर के चारों ओर भी तख्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा? तख्तरी नुमा। ये हो गया उदयपुर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, उदयपुर में ही एक पहाड़ियां हैं गोकुंदा। कौन सी है? गोकुंदा, जिससे बेड़च नदी निकलती है और वाकल नदी निकलती है। तो भाई यहाँ पर गोकुंदा एक ऐसी पहाड़ियां आ गई। हमने खंडेला की पहाड़ियां देखी जिससे 2 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से? कांतली और खंडेला नदी। फिर हमने नाग की पहाड़ियां देखी, नाग की पहाड़ियों से भी 2 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? लूनी और रूपनगढ़ नदी। और अब हम देख रहे हैं गोकुंदा। अब हम देख रहे हैं गोकुंदा, गोकुंदा की पहाड़ियों से भी 2 नदियां निकलती है, बेड़च और वाकल नदी। ठीक है भाई, ये अपने नदियों में फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो गोकुंदा की पहाड़ियां हैं यहाँ, कहाँ? उदयपुर में। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो राजसमंद आएगा, गोकुंदा से उत्तर में जाएंगे तो राजसमंद आएगा। और राजसमंद में भाई कुंभलगढ़ है। राजसमंद में क्या है? कुंभलगढ़। से लेके कुंभलगढ़ के बीच में भाई एक पठारी क्षेत्र है। ये कौन सा पठारी क्षेत्र है? ये कौन सा पठारी क्षेत्र है? ये बोराट का पठार है। कौन सा है? ये बोराट का पठार है। थोड़ा सा इसको ले आओ नीचे। ठीक है,
ठीक है, बोराट का पठार है, अभी बात करेंगे बोराट के पठार की। और राजसमंद में ही एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है खमनौर की पहाड़ियां। कौन सी है? खमनौर की पहाड़ियां। खमनौर ये कहां पर है? ये भी राजसमंद में है। ठीक है, क्लियर है। उदयपुर में ही, पश्चिमी उदयपुर में, ठीक है, सिरोही की सीमा के निकट ये कौन सी पहाड़ियां हैं? मगरा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ सिरोही आ जाएगा। उसकी बात अब उसकी बात नहीं करेंगे एक बार। अब देखिए ये गोकुंदा के पास में ही दो पहाड़ियां हैं, दो पहाड़ियां हैं, या इसी पठारी क्षेत्र के आसपास या इसी पठारी क्षेत्र में दो पहाड़ियां हैं, दोनों ही उदयपुर में हैं। एक पहाड़ी का नाम है जरगा। ठीक है भाई, वो 10 पहाड़ियां जो की थी उसमें आई थी प्रमुख पहाड़ियों में। और एक पहाड़ी का नाम है रागा। इन दोनों के बीच एक क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र, पूरे वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र। तो चलो एक बार इसे बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है देश हरो क्षेत्र। क्या है? देश हरो क्षेत्र। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए अपने नक्शे में अगर जाएं, अपने नक्शे में अगर जाएं तो उदयपुर में देखो, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये पूरा एक क्षेत्र है। चलो इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। भाई इधर क्या है? सिरोही। उसके बाद क्या है? उदयपुर। उसके बाद क्या है? डूंगरपुर। उसके बाद क्या है? बांसवाड़ा। तो इस क्षेत्र की भी अपने एक बात करने वाले हैं, तो ये भी अपने डायग्राम में इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब उदयपुर से अपने इधर जाएंगे। ठीक है, किधर? पश्चिम में। तो भाई सॉरी, पूर्व में। उदयपुर के पूर्व में जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ आएगा। अब देखिए ध्यान से, तो चित्तौड़गढ़ आएगा तो चित्तौड़गढ़ का एक तो बड़ा वाला भाग आएगा, चित्तौड़गढ़ का एक तो कौन सा आएगा? बड़े वाला भाग आएगा, जो इस तरीके से एक आकृति बनती है, यूं मुंह सा खुला हुआ है ये। और एक तरफ का क्या आएगा? एक तरफ ये घोड़े की नालनुमा संरचना वाला भाग आएगा। और इन दोनों के ऊपर क्या आएगा? इन दोनों के ऊपर ये भीलवाड़ा आएगा। ऐसे ही है, ये चित्तौड़गढ़ है। और इस चित्तौड़गढ़ में देखिए एक पठारी क्षेत्र मिलेगा अपने को, मैसा का पठार। मैसा का पठार। ठीक है, तो ये अपने बना देते हैं भाई। ये पठार कौन सा है? ये टोपी नुमा पठार है। कैसा पठार है? टोपी नुमा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? मैसा का पठार। अच्छा, उदयपुर के इधर दक्षिण पूर्व में, ठीक है, जयसमंद झील भी है। कौन सी झील है? जयसमंद। और इस जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में एक कटा फटा, आड़ा तिरछा, डाइसेक्टेड पठारी क्षेत्र है। ठीक है, एक डाइसेक्टेड पठारी क्षेत्र है भाई। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ मिलेगा। देखिए लसाड़िया का पठार, उबड़ खाबड़ पठार डायग्राम में मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा पठार है? ये है लसाड़िया का पठार। अभी इन सभी पॉइंट पे एक एक करके अपने डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, और और ये जो घोड़े की नाल नुमा भाग है, ये आपको अच्छे से पता है कि ये भैंस रोड गढ़ है। घोड़े की नाल हमने गलती से किसके लगा दी? भैंस के लगा दी। तो ये जो छोटा घोड़े की नाल नुमा भाग है चित्तौड़गढ़ का, ये भैंस रोड गढ़ है। यहाँ मंदेसरा का पठार है या मानदेसरा का पठार है। मंदेसरा का पठार। ठीक है, और इस भैंस रोड गढ़ से लेकर, ठीक है, भीलवाड़ा में कहा? भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है बिजोलिया। भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है बिजोलिया। तो ये जो क्षेत्र है भाई, ये एक अलग से उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसे हरे रंग से दिखाता हूं मैं। ये एक उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। तो ये उपजाऊ क्षेत्र जो है, ये क्या कहलाता है? ये ऊपर माल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल
क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? डायग्राम पूरा आपके सामने बन चुका है। अच्छा, इस खमनौर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, तो भाई ये कौन सी है? बनास नदी। ये बनास नदी जो है, ये अरावली की पहाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ती है और मुख्यतः कहाँ? देवगढ़। आपने देवगढ़ की बात की थी भाई। मुख्यतः कहाँ? देवगढ़ में ठीक है, या कटा फटा पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, डाइसेक्टेड हिली रीजन पाया जाता है। ठीक है, ये देवगढ़ में जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका नाम है भाई पीडमांड। क्या है? पीडमांड। देवगढ़, सॉरी, देवगढ़ कहाँ? राजसमंद में ही। तो ये अपने पूरा एक डायग्राम अपने सामने है। अब अपने इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर पूरा डिस्कशन डिटेल में कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उदयपुर उदयपुर शहर जो है उसके चारों ओर तस्तरी नुमा डिस्क शेप जो हिली रीजन है उसका क्या नाम है? तो ये अपना वेरी फर्स्ट पॉइंट बनेगा। इसे कहते हैं गिरवा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गिरवा की पहाड़ियां। तो ये कौन से हिली रीजन है? गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा ठीक है, डिस्क शेप पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी समय इसी वजह से जब अकबर ने हमला किया था चित्तौड़गढ़ के किले पर, तो उस समय सुरक्षा कारणों से उदय सिंह जो है वो कहाँ आ गए थे? उदयपुर आ गए थे। क्यों? क्योंकि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है भाई। तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में ही पश्चिम में सिरोही की सीमा के निकट कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है? मगरा। मगरा का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। उदयपुर में ही गोकुंदा की पहाड़ियां हैं और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो इन दोनों के बीच में जो पठारी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो भाई बोराट का पठार है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोकुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप कहोगे बोराट का पठार कहलाता है। और कई बुक्स में इसे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी दिया हुआ है, तो ये याद कर लेना। खमनौर की पहाड़ियों से, अच्छा, आरएस 2021 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देख लेना। लैंग्वेज बना के पूछा था, तो क्या लैंग्वेज थी मुझे याद नहीं, लेकिन खमनौर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। ठीक है, जो पठार के बीच में से होती हुई बहती है। ये कुंभलगढ़ के दक्षिण से बहती है और गोकुंदा के उत्तर से बहती है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों को काटते हुए आगे जाती है। और उसके बाद में शायद इसकी दो सहायक नदियों के नाम दिए हुए थे। ठीक है, मुझे याद नहीं कौन कौन सी थी। तो दो मतलब कौन सी सहायक नदियों के नाम पेपर में दिए हुए थे वो मुझे याद नहीं। ठीक है, तो हो सकता है बेड़च हो, ठीक है, हो सकता है कोठारी हो सकता है खारी हो, ऐसे कुछ नाम। तो आप ध्यान से सुनना। वो नदी जो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, बोराट के पठार को बीच में से काटती है, कुंभलगढ़ के दक्षिण से बहती है, गोकुंदा के उत्तर से बहती है और अरावली की पहाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ती है, वो नदी कौन सी है? तो उसका आंसर होता है भाई, वो नदी है बनास नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, अब बाकी चीजें इसकी कहाँ पढ़ेंगे? अपने नदियों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि ये जो बनास नदी का अपवा क्षेत्र है, यहाँ देवगढ़ राजसमंद में निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, डाइसेक्टेड पहाड़ी क्षेत्र, रेजिडुअल माउंटेन या रेजिडुअल हिली एरिया पाया जाता है, रेजिडुअल अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। पीडमांड का क्षेत्र कहा जाता है। पीड या इंग्लिश में पीटमॉन्ड। ठीक है, पीडमांड का क्षेत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि उदयपुर में गोकुंदा के निकट या इस बोराट के पठारी क्षेत्र के पास में या इसी में ही जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर, ठीक है, होल द ईयर हरा भरा क्षेत्र है। ये ऐसा क्षेत्र है जो पूरे साल भर हरा भरा रहता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे देश हरो कहते हैं। जरगा और रागा के बीच में स्थित है। कहाँ? उदयपुर में। चलो भाई, 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद उदयपुर में दक्षिण पूर्व में जयसमंद झील है, या उदयपुर में दक्षिण में जयसमंद झील है। इसके दक्षिण पूर्व में एक डाइसेक्टेड, क्या है भाई? डाइसेक्टेड प्लेट्यू रीजन है, कटा फटा पठारी क्षेत्र है।
उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? तो भाई अपना पॉइंट हो गया कौन सा, ये छठा, इसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। ठीक है, लसाड़िया का पठार टू कहते हैं। एक चीज ध्यान रख लेना, अगर आपसे लसाड़िया अगर आपसे लसाड़िया का बांध पूछ ले, डैम पूछ ले, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा अजमेर। थोड़ा सा बस इसका ध्यान रखना। इसके बाद अपने इधर जाएं, उससे पहले पूर्व में जाएं, इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि पूर्वी सिरोही, सिरोही में पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग है, ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? तो ये अपना मेरे हिसाब से 7वां पॉइंट हो जाएगा, ये भोमट क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भोमट क्षेत्र कहलाता है। और ये एक आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है, भगत भील आंदोलन। कौन सा? भगत भील आंदोलन। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है भाई, तो डूंगरपुर, डूंगरपुर में जन्म हुआ था किसका? गोविंद गिरी जी का। ठीक है, गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। गिरी मतलब पर्वत, डूंगर मतलब पर्वत, डूंगर पर्वतीय पर्वत का याद कर लेना। इन्होंने 1883 में संप सभा, संप सभा का आयोजन किया था। तो ये भी याद कर लेना, सह से संप सभा और सह से सिरोही। तो संप सभा का आयोजन कहाँ किया था, की स्थापना कहाँ की थी? सिरोही में 1883 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। बाकी बातें कहाँ करेंगे? हिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो भोमट क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने इधर उदयपुर से पूर्व में, ईस्ट में चलते हैं और अपने पहुंच गए कहाँ भाई? ये है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है चित्तौड़गढ़। या नीचे लिख देता हूं, ये है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये दोनों ही भाग किसके हैं? चित्तौड़गढ़ के हैं। ठीक है, ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी, दो भागों में बंटा हुआ है, बीच में भीलवाड़ा है। चित्तौड़गढ़ के इस बड़े भाग में, मुख्य भाग में मैसा का पठार है। ठीक है, इसी पर चित्रकूट की पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी या इसी पठार पर आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का या पूरे संपूर्ण भारत का जो है, जो सबसे बड़ा किला स्थित है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। इसी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, टोपी नुमा मैसा का पठार, पठारी क्षेत्र है इसलिए किला विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। लिविंग फोर्ट है, जैसलमेर का किला भी लिविंग फोर्ट है, ये भी लिविंग फोर्ट है, मतलब जिसमें लोग रहते हैं। और यूनेस्को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, और जैसलमेर वाला भी शामिल है। कौन कौन से हैं बाद में बात करेंगे। यहाँ आ जाओ, ये जो भाग है, ये घोड़े की नालनुमा भाग है किसका? चित्तौड़गढ़ का। जो भैंसरोडगढ़ वाला भाग है, यहाँ मंदेसरा का पठार है। कौन सा है? मंदेसरा का पठार। तो एक तरीके से आप याद कर लो, ये हो गया अपना 8वां पॉइंट और ये हो गया अपना 9वां पॉइंट। ठीक है, नोट्स में ये सारे नहीं दिए हुए, नोट्स में कम दिए हुए, आप एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैंस रोडगढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपर माल क्षेत्र कहलाता है। और ये अपना भाई हाइट पर स्थित फर्टाइल एरिया क्या कहलाता है? ये अपना 10वां पॉइंट हो गया, ऊपर माल क्षेत्र। और यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो संबंधित है। कौन सा आंदोलन संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन। जो लगभग 1897 से लेकर 1941, 1941, 1897 से लेकर 1941 तक चला था, 44 इयर्स तक। अब तक का इतिहास में, अब तक के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है ये। ठीक है, एक बार जो दिल्ली में आपको पता होगा अभी रिसेंटली एक किसान आंदोलन चला था, तो गलती से भाई केजरीवाल जो है दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि इतिहास में चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन। लेकिन इतिहास का जो सबसे लंबा किसान आंदोलन है, ध्यान रखना इतिहास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, तो वो कौन सा है अभी?
बिजोलिया किसान आंदोलन 44 इयर्स तक चला था। साधु सीताराम जो है उन्होंने शुरू किया था, आगे चल के विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, ऐसी कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं वो इस आंदोलन से जुड़ी। बाकी सारी चीजें अपने इस आंदोलन में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है वो जनजातीय आंदोलन का उदाहरण है, ये जो है किसान आंदोलन का उदाहरण है। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी ना कभी अपने यहीं पर जरूर करेंगे इसी क्लास के अंदर, लेकिन अभी अपने ज्योग्राफी पे फोकस रखें, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट अपने सामने हो गए। अच्छा, एक चीज और बताने वाला था मैं, हाँ याद आ गई, बिजोलिया। तो भाई ऐसे जैसे कुछ एक नाम आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे लसाड़िया, लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में, लेकिन लसाड़िया का बांध कहाँ है? अजमेर में। ऐसे ही 3 नाम आपके सामने लिखता हूं मैं। एक तो है बिजोलिया, एक है बीजासन, और एक है बिजराल। ये तीनों नाम एक जैसे लगेंगे, इनमें से 2 नाम भीलवाड़ा में है, ये ऊपर वाले दोनों जो हैं ये भीलवाड़ा में है, और ये बिजराल जो है वो राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। अब कभी भी कंफ्यूजन हो आपको कि इसमें से कौन सा राजसमंद में है, तो आप देख लेना किसमें रा आ रहा है। रा से राजसमंद, बिजराल, तो ये राजसमंद में है, बाकी दोनों भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो अपने मेवाड़ अरावली जो है वो एकदम आपके दिमाग में छप चुकी है अभी, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे तो आपको मैं याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मेवाड़ अरावली, तो यहां पर आप देखोगे इससे भी बहुत ज्यादा पॉइंट अपने ने कवर किए हैं। मेवाड़ अरावली के बाद एक तरीके से दक्षिण अरावली अपनी खत्म होती है और अपने आ जाते हैं मध्य अरावली वाले क्षेत्र में। कहाँ आते हैं? मध्य अरावली। मध्य अरावली को मेरवाड़ा की पहाड़ियां, या यहाँ कौन आएगा? मुख्यतः अजमेर आएगा। और कहां से कहां तक? तो एक तरीके से देवगढ़ से लेकर सांभर के बीच का क्षेत्र है, इसकी बात अपने करने वाले हैं। तो ये आपका डायग्राम है और इधर अपने बना देते हैं। ये डायग्राम छोटा ही है तो ये बन जाएगा, साथ साथ नोट्स के साथ ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है देवगढ़ वाला भाग, इसके बाद ये एक पहाड़ी बना दी अपने ने, ठीक है। इसके बाद एक पहाड़ी और बनी, और फिर 1-2 पहाड़ियां और दर्शा दो, और फिर यहाँ ये खत्म हो जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ? तो आप कहोगे सर मध्य अरावली जो है वो देवगढ़, राजसमंद जहां अभी हमने पीडमांड क्षेत्र किया था, से लेकर सांभर, सांभर जो है वो जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच में स्थित है, ठीक है भाई। तो ये जो है वो है मध्य अरावली। मध्य अरावली क्षेत्र, ठीक है। डायग्राम को देख लो इधर, इसी तरीके से इधर पॉइंट बनाएंगे। तो पहला पॉइंट, पहला ही पॉइंट अपने बनाते हैं कि इस क्षेत्र मेरवाड़ा या मेरवाड़ कहा जाता है। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल इसको देखते हुए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट अपना हो जाएगा इसमें, जो पॉइंट लिख देते हैं बाद में और बना देंगे, नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां, ये हो गया अपना यहाँ तीसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो हो जाएगा टाडगढ़, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो हो जाएगा बीठली, बीठली की पहाड़ी, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा और अपने को बनाना है। यहाँ अजमेर को दिखाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए अजमेर शहर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर में अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। फिर आपको ध्यान होगा कि अजमेर जो है वो एक तरीके से चीफ कमिश्नर प्रांतों में आता था। जब चीफ कमिश्नर प्रांतों में अपने अजमेर की बात करते हैं तो अपने कहते हैं भाई उसका नाम क्या कर लेते थे? अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा जो है, यहाँ मारवाड़ है, इधर मेवाड़ है, इसके पश्चिम में मारवाड़ है और इसके पूर्व में मेवाड़ है। तो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है मेरवाड़ की पहाड़ियां।
अच्छा, इसको मेरवाड़ क्यों कहते हैं? इसको मेरवाड़ क्यों कहते हैं? तो साफ साफ नोट्स में आपको मिलेगा, मध्य अरावली को अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं, और डायग्राम में आपको दिखेगा मेर जाति का निवास स्थान होने की वजह से। तो भाई सीधी सिंपल सा याद कर लेना, क्या याद कर लेना कि अजमेर में अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं, और यहाँ कभी कौन सी जाति का निवास होता था? मेर जाति का निवास होता था, इसी वजह से इसे मेरवाड़ा कहा गया। चलिए दूसरा पॉइंट ये आ गया अपना अजमेर। अजमेर जो है उसके चारों ओर सर्पिलाकार, कैसा? सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र है, सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इसे क्या कहा गया? इसे नाग की पहाड़ियां कहा गया। कौन सी पहाड़ियां? नाग की पहाड़ियां कहा गया। इस नाग की पहाड़ियों से दो नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। एक तो इधर पश्चिमी राजस्थान में जाएगी, कौन सी? लूनी नदी, और एक सांबर झील की तरफ जाएगी, सांबर झील की तरफ जाएगी, कौन सी? रूपनगढ़ नदी। इसी नाग की पहाड़ियों में, इसी नाग की पहाड़ियों में भाई कौन सी घाटी है? घूघरा घाटी है। और यहीं पर अपना भाई जहां अपने सब जाना चाहते हैं आरपीएससी का कार्यालय है, यहीं पर आपने आपके सपनों का भवन है। मेरी दुआ है आपकी, आपके लिए जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब यहाँ पर इंटरव्यू देने जाएं, आपका सिलेक्शन हो। तो आरपीसी का कार्यालय जो है, मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? घूघरा घाटी। ये कहाँ है? अजमेर में, ठीक है भाई। चलिए, टाटगढ़, ये जो मध्य अरावली है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है टाटगढ़, कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर इसका नाम है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 933 मीटर, 933 मीटर, ठीक है। अभी इसको मोराई जी या मोराम जी भी कहा जाता है, तो याद कर लेना, इसे मोराई जी भी कहा जाता है। इसके बाद में तारागढ़ है। तो तारागढ़ जो है वो इसकी, इस क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एक्चुअली बीठली की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 873 मीटर, 873 मीटर। तो तारागढ़ क्यों कहा? तो भाई देखिए, यहाँ पर लिखा है 1113 में, तो चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं अपने कि भाई इस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर 1113 में किसने? अजय राज। इन्हीं के वंश में आगे जाके पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हुए थे। तो अजय राज जो है, उन्होंने अजय मेरू, अजय मेरू जो है किले की स्थापना की, और इस पहाड़ी के तलहटी में धीरे धीरे अजमेर बस गया भाई, ठीक है। इसी अजय अजय मेरू किले में, इसी अजय मेरू किले का संबंध जो है वो मेवाड़ के गुहिल वंश के पृथ्वीराज से संबंधित है भाई। पृथ्वीराज जो है, एक पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के हैं, पाथल और पीथल लिखी थी। एक पृथ्वीराज चौहान है, चौहान वंश के। और एक पृथ्वीराज जो है वो मेवाड़ से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। तो पृथ्वीराज मेवाड़ समझ लो। घोड़ा बहुत तेज दौड़ाते थे, तो उड़ना राजकुमार। उनकी एक पत्नी थी तारा देवी, तारा देवी के लिए इन्होंने यहाँ पे तारा महल का निर्माण करवाया। तो इसी किले का नाम आगे चलकर तारागढ़ जो है वो पड़ गया भाई, तारागढ़। तारागढ़ नाम से दो किले फेमस हैं। एक बूंदी के किले को भी कहते हैं, बूंदी का किला ऊंचाई पर है, ऐसे लगता है जैसे तारों को छू रहा है, तो उसे तारागढ़ कहते हैं, और इसे भी तारागढ़ कहा जाता है, ठीक है। अभी तो ये सारे पॉइंट आपको कहाँ कवर करने हैं या कहाँ पढ़ने को मिलेंगे? मध्य अरावली में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर है। अब अपने उत्तर अरावली में आएंगे। कहाँ आएंगे? उत्तर अरावली में छोटा सा अपना अरावली का भाग जो है पार्ट बचा है, तो जल्दी से इसको निपटा देते हैं। अरावली के दर्रे, अरावली के पासेज, अपने पैसेज जो है वो अपने अलग से वीडियो में करेंगे भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अब अपने आ गए हैं कहाँ? अच्छा चलिए, कोई नहीं, नोट्स की एक कॉपी और वापस ले आते हैं अपने, नया पेज। और इसमें नोट्स की कॉपी जो है अपने इमेजेस से ले लेते हैं। नोट्स के साथ ही पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें हैं नहीं इसमें, मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल। ठीक है भाई, तो डायग्राम तो
आप यूं समझिए ये जो नीचे बना हुआ है ये बनेगा, इसको छोटा ही कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, उत्तर अरावली में बेसिकली इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, उनके नाम अपने को ढंग से याद होने चाहिए, नाम अपने को ढंग से याद होने चाहिए। तो उत्तर अरावली जो है, उत्तर अरावली जो है ये बेसिकली कहाँ से शुरू हो जाएगी, आप सबको पता है भाई, सांभर, सांभर से लेकर उत्तर अरावली जो है वो खेतड़ी तक चलेगी, ठीक है। तो अपने को इसमें जयपुर, अलवर और दौसा ये जो जिले हैं वो दर्शाने हैं। तो इसमें सारे नहीं दर्शाएंगे अपने, एक तो इसमें दर्शा देते हैं जयपुर, एक तो इसमें क्या दर्शाते हैं, जयपुर दर्शा देते हैं, और जयपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र दर्शा देते हैं, ठीक है भाई। तो आप साथ साथ याद कीजिए कि जयपुर में आपको कितने पहाड़ी क्षेत्र याद हैं, ठीक है। नोट्स में आपको मिलेंगे कौन से, बैराट, बरवाड़ा और खो की पहाड़ी, बैराट, बरवाड़ा और खो की पहाड़ी। तो चलिए पहले तो ये नाम लिख देते हैं अपने, चार नाम, इसके अलावा कोई नाम अपने दिमाग में आएंगे वो भी लिख देंगे। तो भाई जयपुर में एक तो है बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, एक है बरवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, जयगढ़, आमेर, जयगढ़ है, आमेर है, नाहरगढ़ है और झलाना डूंगरी, झलाना डूंगरी। और कोई पहाड़ियों के नाम, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा और चैनपुरा, ठीक है। बैराट की पहाड़ी, बरवाड़ा की पहाड़ी, झलाना डूंगरी, मनोहरपुरा, चैनपुरा और खो की पहाड़ी, और खो की पहाड़ी। तो ये सारे नाम आपको कहाँ से याद रखने हैं, ये जयपुर से याद रखने हैं। और इसमें क्या याद कर सकते हो, तो बैराट से याद कर लो। ये जो बैराट की पहाड़ियां हैं, ठीक है, इसी में एक बीजक की पहाड़ी है, इसमें सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो 704 मीटर की है लगभग। तो वैसे भी अरावली की जो ऊंचाई है वो सबसे कम कहाँ है, जयपुर में ही है। इसी बैराट की पहाड़ियों में एक कौन सी पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है। इस पर एक शिलालेख मिला था जिसे गलती से भाबरू शिलालेख मान लिया गया, ठीक है, भाबरू शिलालेख। इस भाबरू शिलालेख जो है इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है। यहीं पर भाई आप यूं समझ सकते हो कि बौद्ध कालीन अवशेष मिलते हैं, ठीक है। और वैदिक काल के जो है कपास, सॉरी, सूती वस्त्र जो है उसके अवशेष मिलते हैं। तो ठीक है, समझने वाली कुछ खास बातें हैं नहीं। बाकी आपको मिल जाएगा क्या, कि उत्तरी अरावली ये निम्न पहाड़ियों के रूप में स्थित है, बैराट की पहाड़ी 704 मीटर जयपुर, इसमें बीजक पहाड़ी में भाबरू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ अपना बताया था। अच्छा, क्योंकि महाभारत कालीन सारे नाम मिलते हैं। अब मैंने कहा था भाई आपको, माद्रे जांगल, कुरु जांगल, जांगल प्रदेश, बीकानेर वाला क्षेत्र, वैसे ही विराट नगर वगैरह, जयपुर वाला क्षेत्र भी महाभारत की कई घटनाएं जो अपने अंदर समेटे हुए है। तो यही, तो ध्यान से देखना भाई, बैराट की पहाड़ियां 704 मीटर, बीजक पहाड़ी से, इसी में एक बीजक पहाड़ी है, उसमें भाबरू शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है, पांडवों के अज्ञातवास जो है उसके बिताए जाने का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। बौद्ध कालीन अवशेष मिले हैं, वैदिक कालीन सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। बरवाड़ा की पहाड़ी है, तो ये 786 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लकी नंबर है तो याद रख लेना भाई, क्या है, 786 मीटर है। एक चीज याद रख लेना, क्या, कि बरवाड़ा की पहाड़ी पूछे तो आपका आंसर होगा जयपुर, लेकिन आपसे पूछे चौथ का बरवाड़ा जो कि कंजरों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है, तो आपका आंसर होगा सवाई माधोपुर। और कईयों के तो दिल यहाँ टूटे हैं, भाई मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कैटरीना कैफ जो है उनकी जो शादी हुई थी वो यहीं चौथ के बरवाड़ा में हुई थी भाई, ठीक है, सवाई माधोपुर। चलिए, विक्की कौशल याद होगा कईयों को, ठीक है, गुस्से में मन मन में कई गालियां दी होगी
ठीक है, तो चलिए, तो और खो की पहाड़ी जो है वो जयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी आप मान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, चैनपुरा की पहाड़ियां हैं जयपुर में। ठीक है, और नाहरगढ़ है, आमेर है। चलिए, ये होगी जयपुर की बात। इसके बाद अपने देखेंगे झुंझुनू की बात है, सीकर की है, लेकिन अपने पहले अलवर कर लेते हैं। ठीक है, जयपुर के साथ अपने अगला जो है वो कर लेते हैं अलवर। अलवर में अलवर में आपको कौन कौन सी पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं भाई? तो देखिए, अलवर में एक तो बहराज की पहाड़ी है। कौन सी है? बहराज की पहाड़ी। एक कमलनाथ अपने ने की थी, कहाँ थी? उदयपुर में। उदयनाथ कहाँ है? ये उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? ये भाई अलवर में है। ठीक है, तो अलवर में देखिए, उदयनाथ की पहाड़ी, बहराज की पहाड़ी। बहराज की पहाड़ी जो है वो 793 मीटर है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी, इतनी कोई ऊंचाई इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक अलवर में ध्यान रखना, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य। तो इससे अपने कुछ याद करते हैं कि अलवर में कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य। और इसी सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में दो पठार है। एक है कांकनबाड़ी का पठार, एक है कांकनबाड़ी का पठार, और एक है क्रास्का का पठार। तो देखो, इसमें का ही का आ रहे हैं, सरिस्का, कांकनबाड़ी, क्रास का। तो ये सारे का अलवर में है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना भाई। और इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना, कांकनबाड़ी का पठार, ठीक है, कहाँ है? अलवर में। कांकनबाड़ी का किला है, क्यों फेमस है? क्योंकि क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको, अच्छा औरंगजेब द्वारा लिखा हुआ है तो समझ जाना, औरंगजेब ने किसको? अपने भाई दारा सिको को यहाँ, दारा सिको को यहाँ कैद किया था। ठीक है भाई। और भगवंत दास ने इसी क्षेत्र में 1573 में एक किले का निर्माण करवाया, जो आज भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। 1573 में भगवंत दास ने, भूतिया किला है, हॉन्टेड किला माना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, उससे एक घटना बताऊंगा मैं। हम गए थे वहां घूमने, और मौका मिला कि रात को देखने का, कैसे मिला वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, किसी तरीके से सेटिंग वगैरह करके चले गए अंदर किले में। और हुआ क्या कि हमारे साथ कोई गए थे सज्जन, तो उन्होंने हमें लठ पकड़ा दिए। तो मैंने उन्हें मजाक में पूछा था कि भाई, मैंने कहा उन्हें कि इस किले में कोई भूत आ गया तो ये जो लठ वगैरह पकड़ रखा है उसका करूंगा क्या मैं? तो उन्होंने कहा, देखो, भूत से लड़ने के लिए लठ नहीं पकड़ा है। इस किले में क्या है कि रात को पानी के स्रोत हैं, तो बघेरे वगैरह आ जाते हैं पानी पीने, ये उसके लिए पकड़ा है। और आप सही मानिए, उसी टाइम मेरा है ना, भूतों का तो डर ही खत्म हो गया। भूतों का तो डर ही खत्म हो गया। मैं चारों ओर बस यही सोच रहा था कि कहीं कोई बघेरा ना आ जाए। व्हाइट कोट पहन रखा था, सर्दियों का टाइम था, मुझे लगा कोई आ जाएगा और मुझे दूर से देख के समझेगा ये कोई आज बड़ा सफेद खरगोश दिखा है भाई, इस पे करो हमला। तो बहुत ही फनी टाइम था उस समय। बाइक्स वगैरह पे जाते थे, राइडिंग करते थे। अभी अलग टाइम में पढ़ा रहे हैं। तो ये भाई ध्यान रखना। कौन सा किला? कौन सा किला भाई? भानगढ़ का किला किसने बनाया? भगवंत दास ने। कब बनाया? 1573 में। कहा? अलवर वाले इस क्षेत्र में। ठीक है, इस कांकनबाड़ी और क्रास्का के पठारी क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले। तो सीकर में नाम लिख दूंगा। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आशुतोष शर्मा, अभी भी हैं, दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और उसमें मॉडलिंग किया करते थे। अभी वैवाहिक जीवन, जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो वो गए थे साथ में। हाँ भाई, सीकर। तो सीकर में जो है कौन कौन से पहाड़ियां आपको याद करनी है? तो सीकर में एक पहाड़ी तो आपको पता है भाई, खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी है? खंडेला की पहाड़ियां। ठीक है, अगली आपको पता है कि सीकर में ही तोरावाटी की पहाड़ियां हैं, तंवर वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण। हर्ष का पर्वत है, अच्छा, तो तंवर वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र जो है सीकर में, उसे तोरावाटी भी बोल देते हैं। यहीं पर हर्ष का पर्वत है। हर्ष का पर्वत जो है, जीन माता जो है उनके लिए भी जाना जाता है। वहीं पर पास में मंदिर है हर्ष का पर्वत, हर्ष खुद लोक देवता हैं। यहीं पर विंड मिल्स हैं, ठीक है, पवन चक्कियां हैं स्थापित की हुई है। और कौन सी है भी? तो आप देख सकते हो, तोरावाटी की पहाड़ियां, माल खेत और पल खेत है। माल खेत है, ठीक है, माल खेत है, और पल खेत है। तो दोनों खेत कहाँ? सीकर में। दोनों पूरा कहाँ? चैनपुरा, मनोहरपुरा, जयपुर। माल खेत, पल खेत कहाँ? सीकर में।
ठीक है। मैं सोच रहा था कि जिलों के हिसाब से पहाड़ियों के नाम बताऊंगा आपको, लेकिन मेरे को लगता है यहीं पर चीजें कवर होगी तो इतना कोई अपने को पड़ेगा नहीं, पिछले जरूरत पड़ेगी नहीं। अपने पिछले जो अपने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाए थे उसमें उदयपुर वगैरह और इनकी पहाड़ियां लिख ली थी, तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं कि अलग से अपने कुछ करें, ठीक है, वो टाइम खराब करना ही हो जाएगा। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं जो कहाँ आपको याद करनी है। ये सारी पहाड़ियां जो है वो सीकर में याद करनी है। अब झुंझुनू की एक पहाड़ी बची है भाई, तो झुंझुनू की एक नहीं अपने दो पहाड़ियां करेंगे, या तीन कर लेंगे चलो, ठीक है। झुंझुनू जो सबसे उत्तरी जो कोना है, जो खेतड़ी वाला, तो एक तो खेतड़ी हो गया, यहाँ पे लिख लो भाई, एक तो क्या हो गया, खेतड़ी, ठीक है। एक है बोबाई की पहाड़ी, कौन सी हिल, बोबाई हिल, ठीक है। ये आप यहाँ दिया हुआ है 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी कहाँ है, झुंझुनू में है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और, क्योंकि आप उसके नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, लोहागढ़ या लोहा गरल की पहाड़ी। अभी लोहा गरल फिर से महाभारत में चले जाओ, यहाँ माना जाता है कि लोहा गरल वो झील या वो तालाब है या वो झील है जहां पर पांडव जो है अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ उतर गए थे, और उनकी हड्डियां और अस्त्र शस्त्र सब गल गए थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो लोहा भी गल गया था, तो लोहा गरल मान्यता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं महाभारत के एक किस्से से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, खेतड़ी, खेतड़ी आपको अच्छे से पता है भाई, किसका, तांबे, तांबे का स्रोत है। यहाँ पर HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है 1967 में, हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। बोबाई की पहाड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। लोहा गरल की पहाड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। कई बार इसे लोहागढ़ बोल देते हैं। फिर आप कहोगे सर लोहागढ़ तो भरतपुर में है, तो भाई वो भरतपुर का किला है जिसे लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ नाम दिया था, उपमा दी थी, वो किला है, ये पहाड़ी है, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सारे पॉइंट हो गए अपने उत्तरी अरावली से संबंधित। बाकी आप देख सकते हो नोट्स में आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो पूर्वी मैदान करेंगे। जब अपने ये सारे भौतिक प्रदेश कर लेंगे तो उसके बाद वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो अपनी जल संरक्षण विधियां हैं वो करेंगे, और अरावली के दर्रे भी अपने अलग अलग से वीडियो में करेंगे। इसके बाद हो सकता है, एक बार आपको वीडियो मेरा संविधान या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मिल जाए, तो वो मैं इसलिए मैंने बना लिया है, लेकिन देख रहा हूँ कि कब मैं इसको जो है अपलोड करूँ, ताकि आपको थोड़ा सा टेस्ट हो जाए कि अपने पॉलिटी की क्लासेस, अपने भारतीय संविधान की क्लासेस किस तरीके से जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी जरूर देखना। मैं साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से अपने इस पूरे वीडियो में आगे बढ़े हैं। काफी लंबा चीजें हैं वो अपने ने कवर कर ली है। तो अरावली, अरावली में आज अपने क्या करने वाले थे, अपने दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली को एक एक करके कंप्लीट करने वाले थे। और मैंने ये जो है अपने ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो को ऐसे ही मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके उसके बाद अपने दक्षिण अरावली को पकड़ा। दक्षिण अरावली में देखा कि आबू खंड और मेवाड़ अरावली, इसमें आबू खंड को किया, विद डायग्राम किया, थोड़ा समझने के लिए उदयपुर को यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में अपने आगे बढ़े, बैथोलित पठार देख लिया क्या होता है, जो है मेवाड़ अरावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नोट्स के साथ डायग्राम ना बनाकर पूरा डायग्राम जो है का अलग से बनाना, तो ये इसमें इसके अंदर मेरे हिसाब से 4 या 5 संभावित क्वेश्चन हैं इस डायग्राम के अंदर, अच्छे से याद कर लेना इसे। इसके बाद मध्य अरावली जो है वो अपने ने निपटाई, छोटा सा पोर्शन था, और सबसे छोटा पोर्शन जो था वो अपना उत्तर अरावली था भाई। कौन सा है, उत्तर अरावली। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और एक चीज और आपको अच्छे से पता लग गई होगी कि अपने घास बिल्कुल भी नहीं काट रहे हैं, अपने बहुत डिटेल में चल रहे हैं, और आरएस में जितनी चीजें जरूरी है सबको लेते हुए चल रहे हैं। तो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने देख ली, एक बार आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, तो आपको फिर से राजस्थान ज्योग्राफी के लिए क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बुक्स से अपडेट करते रहना अपने आप को, आपका काम चल जाएगा भाई। और जैसे ही मौका मिलेगा, नए जिले जो निर्माण होने वाले हैं उनसे संबंधित एक वीडियो आपके सामने ले आऊंगा। और हो सकता है कि जब जिले बनने शुरू हो जाएं तो तब भी अपने वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आरएस के एग्जाम तक मेरे को नहीं लगता कि नए जिले में से किसी जिले का निर्माण होगा। तो एकदम दिमाग टेंशन फ्री रखो, जो है चीजें उन्हीं को पढ़ो, ठीक है। फालतू बिना बात की टेंशन लेने की कोई अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो नीड नहीं है बिना कोई टेंशन लेने की, दुनिया में वैसे ही बहुत, ठीक है। और ये जो है अपना अरावली जो है वो एक तरीके से खत्म होता है। अरावली के दर्रे या पासेस पे एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे, मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि भाई आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो भाई, ठीक है। केवल जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि मेरे इस दोस्त के काम की चीजें हैं, उनके साथ शेयर करो, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज अपने, ये जो अपना फैमिली, अपना परिवार का दायरा है, ये अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आप मेहनत करो अपने सिलेक्शन के लिए, और आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, तब तक जम के पढ़ो, ठीक है, तैयारी करो। और अपने को इस बार आरएस वाला एग्जाम निकालना ही है, या किसी और एग्जाम को आपके माइंड में है तो वो भी अपने को शॉर्ट शॉर्ट निकालना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।